कभी बारिश की पहली बूंद को महसूस किया है? वो मिट्टी की खुशबू, वो ठंडक का एहसास, कमाल होता है ना? आज हम एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कविता में उतरने वाले हैं जो बस इसी छोटे से पल के जादू को पकड़ लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है और बस हम सीधे पहुंच जाते हैं उस पल में। सोचिए, पावस यानी बारिश का मौसम, उसका पहला दिन और वो एक अकेली जादुई बूंद जो धरती को छू रही है। कितना शांत, कितना उम्मीद भरा लम्हा है ये, है ना? तो सबसे पहले कविता किस बारे में बात करती है? ये बात करती है उस प्यासी, इंतजार करती धरती के बारे में, जिसे कवि ने, आप जानते हैं, सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक जीता जागता प्राणी माना है। देखिए, कवि धरती के लिए सूखे अधरों यानी सूखे होठों की कल्पना कर रहे हैं। ये कितनी पावरफुल इमेज है, सोचिए। ऐसा लगता है मानो धरती कितनी बेसब्री से उस एक बूंद का इंतजार कर रही हो जो उसके लिए अमृत जैसी है। और इसे ही तो मानवीकरण कहते हैं, मतलब किसी बेजान चीज को इंसान की तरह देखना। इस तरीके से कवि हमें जमीन से इमोशनली जोड़ देते हैं। हम सच में धरती की प्यास और फिर बूंद गिरने पर उसकी राहत को महसूस कर पाते हैं। अच्छा, अब जमीन से नजरें उठाते हैं और चलते हैं आसमान की तरफ। यहां कवि आने वाले तूफान की एक बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक और शानदार तस्वीर खींचने वाले हैं। ये कविता के सबसे कमाल के मेटाफर्स में से एक है, आसमान में उड़ता सागर। सोचिए जरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कवि चाहता है कि हम कुछ बहुत बड़ा, कुछ जादुई सोचें। तो इसका मतलब ये है कि वो उड़ता सागर असल में पानी से भरे हुए विशाल बादल हैं, और जो बिजली चमक रही है वो उनके सुनहरे पंख हैं। देखिए, कवि ने कैसे एक आम से बादल को एक शानदार, किसी कहानी के जीव जैसा बना दिया। है ना कमाल की बात कि कविता कैसे रोज की चीजों को इतना खास बना देती है। अब एक और आवाज की बात करते हैं, तूफान के आने का एक और संकेत, नगाड़े बजाना। क्या लगता है, ये क्या हो सकता है? जी हाँ, ये बजते नगाड़े और कुछ नहीं बल्कि बादलों की गरज हैं। कवि इस गरज को एक ऐलान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐलान जो धरती की तरुणाई, मतलब उसकी सोई हुई शक्ति को जगा रहा है। तो जैसे ही बारिश आती है, कविता का फोकस भी बदल जाता है। अब इंतजार खत्म और अब बात हो रही है उस जादुई बदलाव की जो जमीन पर हो रहा है। ये पंक्तियां ये उस खास पल को दिखाती हैं जैसे कोई चीज दोबारा जन्म ले रही हो। बारिश सोए हुए जीवन को जगा देती है। नव जीवन की ले अंगड़ाई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नींद से जागकर अंगड़ाई लेता है, वैसे ही एक छोटा सा अंकुर जमीन से बाहर निकल रहा है। अच्छा, चलिए इसी पर एक सवाल देखते हैं। इस पंक्ति में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए कहा गया है? कौन है जो अंगड़ाई लेकर नए जीवन की शुरुआत कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है अंकुर। यही तो खूबसूरती है इस कविता की कि कैसे बारिश सीधे सीधे एक नए जीवन के चमत्कार से जुड़ जाती है। वो एक छोटी सी बूंद उस नन्हे से अंकुर को दुनिया में ले आती है। यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं बारीक मेटाफर है। हरी घास की तुलना की गई है धरती के रोंगटों से। मतलब हरी घास की पत्तियां ऐसी लग रही हैं जैसे पहली बारिश की खुशी और रोमांच से धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों। ये कल्पना दिखाती है कि कवि प्रकृति से कितना गहरा जुड़े हुए थे। उन्होंने धरती को सच में एक ऐसे प्राणी की तरह देखा जो खुशी और रोमांच महसूस कर सकती है। क्या कमाल का नज़ारा पेश किया है ना? चलिए अब कवि की कल्पना की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि इस खूबसूरत कविता को लिखने वाले कौन हैं। और अब आता है कविता का आखिरी बड़ा मेटाफर, जिसमें आसमान को ही एक इंसान का रूप दे दिया गया है। आसमान को नीली आंखों जैसा बताया गया है। तो फिर से एक सवाल, अगर आसमान नीली आंखें हैं तो फिर काली पुतली किसे कहा गया है? अगर ये समझ आ गया तो पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। इसका जवाब है बादल। कवि बादलों को उस नीली आंख की पुतलियों की तरह देख रहे हैं और इस कल्पना से पूरा आसमान एक दयालु चेहरे जैसा लगने लगता है ना? जिसकी आंखों से हमदर्दी के आंसू बारिश बनकर बरस रहे हैं और धरती की सालों पुरानी प्यास बुझा रहे हैं। तो इस खूबसूरत कल्पना के पीछे कौन है? ये हैं कवि गोपाल कृष्ण कौल। तो चलिए अब इस कला को इसके कलाकार से जोड़ते हैं। गोपाल कृष्ण कौल जी खासकर बच्चों के लिए लिखते थे। उन्होंने प्रकृति, पशु पक्षियों और हाँ, देशभक्ति जैसे विषयों पर बहुत ही प्यारी कविताएं लिखी हैं।
उनकी एक और कविता की ये लाइन उनके नजरिए को बखूबी दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें भी कुछ वापस देना सीखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बारिश धरती को नया जीवन देती है। और अब आखिर में एक और नजरिया देखते हैं। ये पंक्तियां एक और कवि हरि औध जी की हैं। इसमें एक बूंद की दुविधा है कि वो अपना घर यानी बादल छोड़कर आगे क्यों बढ़ी, एक डर है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक तरफ वो बूंद है जो धरती पर नया जीवन ला रही है, और दूसरी तरफ वही बूंद एक गहरी अनिश्चित यात्रा का प्रतीक भी है। तो एक बूंद का सफर क्या है? सिर्फ एक बड़ा बदलाव या अपने आप में एक अंतहीन सवाल? इस पर सोचिएगा जरूर।